आपको समझ आया होगा जैसे जो मैंने बताया है। अब आते हैं अथॉरिटी क्या होता है। अथॉरिटी होती है कि लेजिटिमेट या फिर सोशली अप्रूव्ड यूज ऑफ पावर, यानी कि यह एक लीगल, या तो उसको गवर्नमेंट ने उस पावर को लीगल करार दिया है, या फिर सोसाइटी ने उसको लीगल करार दिया है कि हाँ ये पावर वैलिड है, लीगल है, ये होनी चाहिए, इसको तुम्हें मानना पड़ेगा, है ना। तो अथॉरिटी में क्या होता है कि कुछ जिनके पास पावर, जो लोग होते हैं वो ओबे करते हैं कमांड को, ठीक है। ये इसका और वो जो कमांड ओबे कर रहे हैं वो फोर्सफुली, ज़रूरी नहीं है कि फोर्सफुली वो ओबे कर रहे हो, बल्कि वो बिलीव करते हैं कि हाँ ये सही है। अथॉरिटी का ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसको सही मान रहे होते हैं उसको, जो कमांड को ओबे करने को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पावर जो है वो उसको लेजिटिमेसी दे दी जाती है, ठीक है, यानी कि उसको लेजिट या लीगल, लीगैलिटी भी कह सकते हैं, वैसे लेजिटिमेसी ज़्यादा अच्छा टर्म है, क्योंकि लीगल जो होते हैं वो गवर्नमेंटल नॉर्म्स एंड लॉज में यूज़ होगा, ठीक। लेजिटिमेसी क्या होगा, सोसाइटली अप्रूव्ड, सोसाइटी उसको अप्रूव करती है पावर को। अब अथॉरिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर एक रूलर होगा या मास्टर होगा जो कमांड देगा, और एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स या फिर इंडिविजुअल होंगे जो उस कमांड को ओबे करेंगे, ठीक है, उसके रूल के अंडर में होंगे। अब जो रूलर की विल होगी वो मैंने अभी बताया ऊपर कि कमांड्स के जरिए वो अपनी विल को लोगों पर थोप रहा होगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा होगा ताकि वो करें जो वो चाहता है, ठीक है। अब लोग जो है उसके विल से कंप्लाइंस भी करेंगे, जो उसने कहा है, कमांड दी है, उसको फॉलो भी करेंगे, और उसको इंटरनलाइज कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे उसे, उसको नेचुरल मानेंगे, उसको सही मानेंगे, हाँ कि हाँ हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई किंग है, किंग कोई कमांड देगा, ठीक है, वो रूलर है, और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि उसके टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं वो उसकी कमांड को एक्सेप्ट करेंगे, वो उसको सही मानेंगे, कहेंगे कि हाँ वो राजा है, हमें कमांड दे सकता है, और हम उसके कमांड को ओबे भी करेंगे। तो किंग के पास क्या हो गई, अथॉरिटी आ गई है। अथॉरिटी, अथॉरिटी देखो, अब मैक्स वेबर ने अथॉरिटी के ऊपर बहुत काम किया था। उन्होंने कहा था कि लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ डोमिनेशन को अथॉरिटी कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा था लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पावर, लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, यहाँ पर लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ डोमिनेशन। असल में इसको डोमिनेशन कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अथॉरिटी में पावर होती है, किसी के पास मास्टर होता है, फिर उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मास्टर और सब्जेक्ट्स। अब वेबर ने 3 काइंड की अथॉरिटी प्रपोज की थी। पहला था ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो होती है कस्टम और ट्रेडिशन के यानी कि रीति रिवाजों के हिसाब से पे बेस होती है, ठीक है, जो कि बहुत लंबे टाइम से चली आ रही होती है, लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि किंग, किंग है जो एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी का एग्जाम्पल है। हाँ, तो कहाँ थे हम, किंग जो है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी का एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो किंग जो है वो एक तरह से कहते हैं कि भाई हमारा रीति रिवाज यही है कि एक किंग बनाया जाएगा, हम उसको फॉलो करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, लोग कहेंगे ऐसा, और उसका स्टेटस इनहेरिटेड होता होगा, क्योंकि वो किंग है, क्योंकि उसका ज़्यादातर केस में यही होता है कि उसके जो पिताजी हैं वो भी किंग रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटस है वो इनहेरिटेड हो सकता है। किंग जिसे अपने बेटे को राजा बनाएगा या फिर किसको चूज करेगा कि हाँ तुम राजा बनोगे, तो ये एक स्टेटस इनहेरिटेड हो जाएगा, और उसके पास अथॉरिटी होगी, राइट टू, वो कमांड दे सकता है लोगों को, और सब्जेक्ट्स होंगे उसको कंप्लाई करेंगे उसकी कमांड को। और यहाँ पर जो है जो अथॉरिटी होगी वहाँ पर कोई रिटर्न रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। जबकि जो अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाती है वो पर्सनल लॉयल्टी के बेसिस पे की जाती है। राजा जो है अपनी मर्जी से अपना वजीर चूज करेगा, ठीक है, या फिर अपने जो मंत्री हैं उनको चूज करेगा, पर्सनल जो उसके ज़्यादा करीब होंगे, फिर उनको एक एक तरह से अथॉरिटी दे देगा। राजा के पास भी अथॉरिटी होगी कि वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट संभालें सोसाइटी के। कोई किसी को मंत्री बना देगा खजाने का, या फिर किसी को मंत्री बना देगा फौज की देख रेख करने का, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी मोनार्क या किंग होते हैं उस ट्रेडिशनल अथॉरिटी के एग्जाम्पल में आते हैं। दूसरा आता है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। कैरिज्मा मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज किसी के अंदर आ गई हैं, या फिर डाइवाइन ग्रेस, कहते हैं कि भगवान का अवतार है, तो वो कैरिश्मा कहा जाता है उसको। अब ये जो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी होती है वो इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी या डाइवाइन ग्रेस पर ही डिपेंड करती है इंडिविजुअल लीडर के, ठीक है, यानी कि जो पर्सनल क्वालिटीज होती हैं उस पर ये अथॉरिटी डिपेंड करती है। और उस पर्सनल क्वालिटी की वजह से क्या होता है कि इमोशनल मूड बन जाता है सब्जेक्ट के अंदर, या उसके उस लीडर के फॉलोअर्स के
के दिमाग में, वो एक तरह से इमोशनली डिवोटेड हो जाते हैं उसके लिए और उसकी हर बात को फॉलो कर रहे होते हैं, वो उनके लिए उनका हीरो होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लेजिटिमेसी क्या होती है, डिराइव कहाँ से होती है कि लोग ये मानते हैं, बिलीव करते हैं कि उस लीडर के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे, सुपर नेचुरल, ठीक है, या फिर हीरो है वो हमारा, उसके पास कुछ अलग ही पावर है ना। वो ऐसा क्यों मान रहे होते हैं, क्योंकि वो कुछ कुछ मिराकल करके दिखा रहा होता है कभी कभी, या फिर कहीं भी उनको जो फॉलोअर्स हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दिया, या फिर वो कहीं, अगर हम पुराने टाइम की बात करें कि जंग में गए तो उनको विक्ट्री दिला दी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बीमार को ठीक कर दिया, या फिर किसी की परेशानी दूर कर दी। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो कर करके दिखाता है लोगों को, फिर लोग जो हैं उसकी पावर्स में बिलीव करने लगते हैं, कैरिज्मा में बिलीव करने लगते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स रहे होंगे, चलो हम एग्जाम्पल पढ़ लेंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल तो इसमें मैंने नहीं दिया। हाँ, जो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स होते हैं या फिर जो रिलीजियस फिगर्स होती हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, रिलीजियस फिगर या फिर रिवॉल्यूशनरी लीडर। ठीक है, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम कैरिज्मेटिक अथॉरिटी में कहें तो जिनको लोग फॉलो कर रहे थे, जैसे महात्मा गांधी का एग्जांपल मैं ले लूँ, महात्मा गांधी जी। ठीक है, या फिर कोई रिलीजियस लीडर, या फिर जैसे गौतम बुद्धा को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये सब क्या है, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। ठीक। अब तीसरा हम देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ कैरिज्मा। अब देखो, जो जो जिसके पास कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है वो उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से ही तो है। जैसे कि कोई रिलीजियस लीडर थे, गौतम बुद्धा थे, उनके पास उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ थी, लोग उन्हें फॉलो करते थे, वो उनको प्रीच करते थे, उनकी बात लोगों को अच्छी लगती थी। ठीक है। अब क्या होगा कि जब कोई लीडर डिसअपेयर हो जाएगा, या फिर कोई भी लीडर है वो डाई या डिसअपेयर हो जाएगा, तो अब सक्सेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। अब नया सक्सेसर कौन होगा? तो इसको संभालने के लिए क्या लोग क्या चाहेंगे, जो उसके फॉलोअर्स थे, कि जो हमारे लीडर का मैसेज जो है वो एक तो प्रिजर्व रहे और दूसरा ट्रांसमिट हो बाकी के लोगों तक। ठीक है, तो वो कुछ तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाएगी। वो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होगा, अपने जो लीडर के मैसेज को दूसरे प्रिजर्व रखना और दूसरे लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन बन गई है तो फाइनली क्या होगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन तो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी से नहीं चलती है, वो तो किसी इंडिविजुअल की पर्सनल जो क्वालिटीज थी उसकी वजह से चल रही थी, और वो तो चला गया। अब जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी वो किसी ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अथॉरिटी या फिर लीगल रैशनल अथॉरिटी को फॉलो करेगी। ठीक है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी हम पढ़ लिए हैं अभी ऊपर, लीगल रैशनल अथॉरिटी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी को कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ कैरिज्मा, यानी कि जो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी थी वो कन्वर्ट हो जाती है फाइनली ट्रेडिशनल या लीगल रैशनल अथॉरिटी में। अब देखते हैं रैशनल लीगल या फिर लीगल रैशनल अथॉरिटी क्या होता है। ये मॉडर्न सोसाइटी का फीचर होता है। ठीक है, अब ये रैशनल सिस्टम होता है। रैशनल सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि जो अथॉरिटी दी जाती है किसी को, वो रिटर्न रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होंगे या रूल्स होंगे, उन लॉज और रूल से ही वो अथॉरिटी डिराइव की जा रही होगी। ठीक है, अब जो पर्सन को अपॉइंट होगा, जिसको अथॉरिटी दी जाएगी, वो कुछ क्वालिफिकेशन होंगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तभी उसको अथॉरिटी दी जाएगी, उसको सैलरी दी जाएगी, उसका काम इम्पर्सनल होगा, वो पर्सनली अटैच नहीं होगा उस अथॉरिटी से, या फिर वो पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IAS IPS, ठीक है, उनको पावर कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड लॉज की बुक ही तो है। अब ठीक है, अब वो किसी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेस पर उसको सेलेक्ट किया गया होगा, अब उसको कुछ अथॉरिटी दी गई है, उसको पावर्स दी गई हैं, और लोगों को जो उसने रूल बना दिया किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, IAS IPS ने, उसको मानना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो रैशनल हो गया। वो लीगल क्यों टर्म यूज हुआ है यहाँ पर उसके लिए? क्योंकि लीगल वो इसलिए है क्योंकि लीगल मैंने बताया था लॉ से रिलेटेड होता है, क्योंकि वो लॉज ऑफ लैंड को फॉलो करता है। ठीक है, और जो जो अथॉरिटी मिली है उसे, वो लीगल है क्योंकि वो लॉज के जरिए उसको मिली है, और लोग जो है उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, और उनको फील होगा कि हाँ हमें इसको ओबे करना चाहिए। जैसे किसी पुलिसमैन है या IPS है, उसने कुछ, उसकी जो अथॉरिटी को लोग फॉलो करेंगे, उसको रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको, क्योंकि उसको अथॉरिटी लॉ ने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। अब वो लीगल इसलिए है क्योंकि
तो यहाँ पर रूल्स को फॉलो दो जो जो लोग होंगे वो फॉलो करेंगे उस अथॉरिटी को, क्योंकि वो उसको अथॉरिटी कुछ रूल्स के लिए की वजह से मिली होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिली होगी, और लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वो लीगल होता है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, और वो रैशनल होता है क्यों, क्योंकि वो एक तरह से जो है ना, वो ऐसे कोई एक पर्सन जो है उसने उठा और कह दिया कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, ऐसा नहीं है। उसको कुछ स्पेसिफिक रिटर्न रूल्स और लॉज होंगे, उससे अथॉरिटी मिली है, उनको फॉलो कर रहा है, वो रैशनल है। अब हमें आगे देखेंगे इसके बारे में। जैसे कि एक हेल्थ इंस्पेक्टर है, वो रेस्टोरेंट को क्लोज कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने हेल्थ कोड्स का वायोलेशन किया है। अब जो रेस्टोरेंट ओनर है वो हेल्थ इंस्पेक्टर के पास कुछ तो अथॉरिटी होगी ना, तभी तो उसने कहा कि बंद कर दो। रेस्टोरेंट उसकी अथॉरिटी को मानेगा भी, क्योंकि उस कुछ रूल्स बने होंगे, उस बने हुए होंगे वहाँ पर उस एरिया में रेस्टोरेंट को लेके, उसने उस रूल्स को नहीं माना है, उसको रूल्स को वायोलेट किया है, इसलिए उसको बंद करवाया जा रहा है। तो वो समझेगा कि हाँ मैंने कोई रूल तोड़ा है और हेल्थ इंस्पेक्टर के पास अथॉरिटी है, वो बंद कर सकता है मेरा रेस्टोरेंट। या फिर जज ने कोई इश्यू किया है सेंटेंस, किसी को जेल भेज दिया, किसी किसी ने क्राइम किया और उसको जेल भेज दिया गया, ठीक है, तो जज के पास अथॉरिटी थी, वो उसको अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिली थी, और जो पुलिस वाले हैं वो उसके जज के ऑर्डर को मानेंगे और आदमी को जेल में डाल देंगे, क्योंकि पुलिस वाले भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और उसके अथॉरिटी को भी वो मान रहे होंगे जज की, क्योंकि वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ से मिली है। अब यहीं पर हम आते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक अच्छा एग्जाम्पल है रैशनल लीगल अथॉरिटी का। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रेंच वर्ड से बना है ब्यूरो, उसका मतलब होता है डेस्क या ऑफिस, और ग्रीक दूसरा वर्ड है ग्रीक क्रेटोस, जिसका मतलब होता है पावर, यानी कि रूल बाय ऑफिस, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, यानी कि ऑफिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आते हैं कि सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, जैक्स क्लाउडे मैरी विंस्टन डी गॉर्ने। उन्होंने इसको इनिशियली यूज किया था क्रिटिसाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिशिएंसी को, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लाइट में शुरू में यूज किया था इसको। हम देखेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। यहाँ पर एक ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, ब्यूरोक्रेसी एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पर, कुछ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और हिरार्की होगी, कुछ कुछ एक टॉप पे बॉस होगा, उसके अंदर में 3 लोग होंगे, उनके अंदर में 4 लोग होंगे, सबकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग होगी, ठीक है, कुछ रोल्स दिए जाएंगे लोगों को, उन रोल्स को वो फॉलो कर रहे होंगे, उसको निभा रहे होंगे, और टास्क को एफिशिएंट वे में करने के लिए ही ब्यूरोक्रेसी डेवलप की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी बनाई ही इसीलिए जाती है ताकि एफिशिएंट वे में टास्क को कंप्लीट किया जा सके, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन किया जा सके। अब देखो मैक्स वेबर के बारे में, मैक्स वेबर ने सबसे ज़्यादा कहा ब्यूरोक्रेसी के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, रैशनल लीगल अथॉरिटी है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की कई कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी। सबसे पहले था कि जितने भी ऑफिशियल्स होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे, ऑफिशियल ड्यूटीज बाउंड बाय रूल्स एंड पेड इन कैश, जितने भी ऑफिशियल्स होंगे वो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ही अपना काम करेंगे, उनको कैश में सैलरी दी जाए, कैश में, या फिर आजकल तो यूपीआई भी चल गया है, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है सैलरी। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पर एक क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होगा ब्यूरोक्रेसी में, सबका काम अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा। एक आईटी का काम किसी को दिया जाएगा, ठीक है, उसके अलावा जो सैलरी स्लिप बनाने का काम किसी को दिया जाएगा, ठीक है, जो मनी का जो पैसे आ रहा है कहाँ खर्च हो रहा है ये काम किसी और को दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का काम किसी और को दिया जाएगा एक ही ऑफिस में, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और सबके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होगी, जो भी अपना काम कर रहा है उस अपने स्पेसिफिक फील्ड में, ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से कर सके। अब यहाँ पर ऑफिशियल्स की हिरार्की होती है। हिरार्की आपको पता है क्या होता है? हिरार्की मतलब इस तरह से, एक के ऊपर कोई इंडिविजुअल्स हैं, उनके ऊपर कोई बॉस होगा, फिर उनके ऊपर भी कोई बॉस होगा, फिर उनके ऊपर भी बॉस होगा, जब तक कोई एक सिंगुलर या फिर कमेटी ऑफ बॉस नहीं है, पैनल ऑफ बॉस नहीं आ जाते। यहाँ पर हिरार्की होती है, सबकी पावर्स के लेवल डिफरेंट होते हैं, हिरार्की बन जाती है, समझ गए। यहाँ पर सबऑर्डिनेशन और सुपरऑर्डिनेशन होता है, एक जो लोग होते हैं उनके सुपीरियर में कोई होता है, और जो सुपीरियर होते हैं उनके अंडर में कोई ना कोई काम कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्रीवियंस, अपने जो किसी को शिकायत है उसको भी ग्रीवियंस कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी पोस्ट ऑफिस में गए, वहाँ पर जो पोस्ट टिकट बांटने वाला जो
होता है वो आपको टिकट नहीं दे रहा है सही से, या फिर उसका आपने आपसे उसने बदतमीजी करी है, तो आप उसके बॉस के पास जाओगे कि देखो उसने मेरे साथ बदतमीजी करी और मुझे टिकट नहीं दिया। तो यहाँ पर एक हिरार्की ऑफ ऑफिशियल्स थी, तभी तो आप उसकी शिकायत लेके ऊपर जा सके पावरफुल आदमी के पास जो उसका बॉस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा उसके कुछ टेक्निकल रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाता है। और जो पोजीशंस होती हैं वो कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं उन पोजीशन को फिल करने के लिए। उसके बाद जो पोजीशन पर लोग फिल करने आते हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड होंगे या फिर उनको ट्रेन किया जाता है। ट्रेंड ऑफिशियल्स होते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब जो भी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे होते हैं वो मेंस ऑफ प्रोडक्शन या फिर उसको ऑन नहीं कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि कोई जो पोस्ट ऑफिस में जो डाकिया होता है, जो डाकघर रहता है उसका नहीं होता वो, ठीक है। या फिर जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है पूरा पोस्ट ऑफिस उसका नहीं होता है, हेड का पोस्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है। या फिर ऑफिस में जो काम मैनेजर काम कर रहा है वो जो ऑफिस है वो उस मैनेजर का नहीं है, ठीक है, समझ गए। और वो ना तो वो उनका है और ना ही उसको वो पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि अपनी मर्जी आ गई उससे जैसे जैसे वो मर्जी में आ रहा है वैसे काम करे। नहीं नहीं नहीं, जिसको चाहे अपॉइंट करे, नहीं कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है। जो मैनेजर है वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता अपॉइंटमेंट में भी, या फिर वो जिसे मर्जी चाहे डांट दिया है, जैसे जैसे वो काम करवाना चाहता है वैसे ही काम होगा। नहीं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको उसे फॉलो करना पड़ता है। कुछ अपॉइंटमेंट के रूल्स होंगे, ठीक है, जो काम कर कैसे काम होगा उसके रूल्स होंगे, वो सब मैनेजर भी फॉलो कर रहा होगा। देखो ये आइडियल टाइप्स हैं, जो रियलिटी होती है वो इनसे अलग हो सकती है, ये आइडियल है, ऐसा होता है, होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में आइडियली, ठीक है, या थ्योरेटिकली। अब जितने भी टास्क होंगे या फिर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे या फिर जो भी एक्शंस होंगे, ठीक है, किसी भी ब्यूरोक्रेसी में वो लिखित में होंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशन होगा और लिखित में किए जाएंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं किसी ने कह दिया बोल दिया और वो काम हो गया, नहीं, वो लिख के देगा, फिर लोग वो काम करेंगे, फिर वो लिख के ही सबमिट करेंगे कि हाँ ये काम हो गया है। हर चीज़ का एक रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज भी किया था, उन्होंने कहा था कि ये इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के लिए डेट्रीमेंटल है, क्योंकि जब सब कुछ लॉज के अकॉर्डिंग ही करना है या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना है तो इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी तो उसमें स्टिफल हो जाएगी ना, बंद कर रह जाएगी। वो जो क्रिएटिवली या फिर जो इंडिपेंडेंटली करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रूल्स हैं वो उसको रोक रहे होंगे करने से। तो उन्होंने कहा था कि स्पेशलिस्ट तो पैदा करता है मगर उनके अंदर स्पिरिट नहीं होती है ना। आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी जो अब पढ़ा था हमने, क्या था रैशनलाइजेशन में, उनके अंदर एक स्पिरिट की ह्यूमैन, जैसे कि कोई एक अच्छा एग्जांपल बताऊं। अबे क्या हुआ था कि हमारी जो कार है वो सड़क पर कहीं उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था और आसपास पेट्रोल पंप नहीं था, वो फंस गई थी, ठीक है। तो मैं पेट्रोल पंप आसपास अवेलेबल नहीं है, तो ऑटो पकड़ के पेट्रोल पंप पे गया और मैंने कहा कि हमारी कार वहाँ फंसी हुई है, सब फैमिली मेम्बर्स हैं, मुझे कुछ पेट्रोल दे दो, ठीक है, ताकि हमारी कार वहाँ से निकल सके, आपके पेट्रोल पंप तक आ सके। उसने मना कर दिया कि नहीं, हम खुले में पेट्रोल नहीं देते हैं। अब तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर जो थे डिसीजंस थे वो रूल्स और रेगुल क्या, उसने कहा कि जो एरिया का डीएम है उसने ये रूल बनाया हुआ है, मैं तुम्हें पेट्रोल नहीं दे सकता। तो उस रूल की वजह से जो ह्यूमैनिटी या स्पिरिट थी, मुझे तो परेशानी हुई ना, कार फंसी रही वहाँ पर, तो वो जो परेशानी थी वो रिजॉल्व नहीं हो पाई, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन इतने स्टिफ बनाए हुए थे। जो ह्यूमैनिटी थी या क्रिएटिविटी थी या ह्यूमैनिटी थी उसको भी अलाउ नहीं किया गया था। अब आते हैं इनफॉर्मल ब्यूरोक्रेसी। इनफॉर्मल ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, पीटर ब्लाउ ने अपनी डायनामिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी में कहा था हम्म कि जो प्रैक्टिकल फंक्शनिंग होती है ब्यूरोक्रेसी की वो थ्योरी से अलग होती है। प्रैक्टिकली कुछ जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो अलग होती है। अब जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें देखो फॉर्मल और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल एलिमेंट्स तो होते हैं, जो अभी हमने एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी पढ़ा था, जो मैक्स वेबर ने डिफाइन किया था, वो सारे फॉर्मल एलिमेंट्स थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। मगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल एलिमेंट या फिर इनफॉर्मल नेटवर्क भी बन रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगी तो एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी। इसलिए जो इनफॉर्मल और रूल्स और
रेगुलेशंस के हिसाब से या फिर इनफॉर्मल एलिमेंट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके हिसाब से कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, वो तो असल में उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी वो बढ़ा रहा होता है। जैसे कि रूल में लिखा हुआ होता है कि जो एम्प्लॉयज आपस में बात करेंगे वो ईमेल्स के जरिए करेंगे ताकि सारा रिटर्न रिकॉर्ड रहे, ठीक है। ये तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया। मगर क्या हुआ, किसी एम्प्लॉयज ने क्योंकि काम जल्दी कराना है तो उसने फ़ोन करा अपने दूसरे एम्प्लॉय को, कहा था कि भाई मेरा ये वाला काम कर दे, रुका पड़ा है, आज मैं जाए ताकि घर जल्दी चला जाऊँ। तो वहाँ पर उसने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो एफिशिएंसी तो बढ़ गई ना यहाँ पर। वही सेम चीज एल्विन गोल्डनर ने कहा था अपनी पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी में, जो उन्होंने जिप्सम प्लांट के ऊपर की थी, ठीक है। जिप्सम जो होता है वो एक तरह से पीओपी बनती है उससे। अब उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डिफर करती हैं डिग्री ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो हमने वेबर के आइडियल टाइप्स पढ़े थे वो मान लो 100% डिग्री थी उसकी, उसमें ब्यूरोक्रेसी की उन आइडियल टाइप्स में। अगर कोई कंपनी उन आइडियल टाइप्स को फॉलो कर रही है तो वो 100% मानेंगे। मगर सब लोग कंपनी वो 100% नहीं फॉलो कर रही होते हैं, कुछ 90% फॉलो करती हैं रूल्स, कुछ 80%, कुछ 70%, ठीक है। कुछ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो सारे फॉर्मल स्ट्रक्चर थे। कुछ ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक होती हैं, कुछ कम ब्यूरोक्रेटिक होती हैं। अब देखो क्या उन्होंने कहा था कि क्या होगा अगर तुमने इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स किसी कंपनी में पहले से प्रेजेंट हैं, ठीक है, और एक नया बॉस आया, उसने सारे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को जो बिना ईमेल्स के काम हो रहा था, जो लोग अपनी मर्जी से कुछ काम कर रहे थे ताकि काम जल्दी हो जाए, उसको उसको दबा दिया और कहा कि सारा काम रूल से ही होगा। तो अब क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि काम तेजी से हो रहा था इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क की वजह से। आप काम रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो देर से होने लगेगा। आप कहीं जाते हैं ना कि आपने इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा था। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, या फिर आप अपना एग्जांपल मत लो, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में एक मरीज गया जो कि मर रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, मगर हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो रूल्स, पहले आपको ये पेपर वर्क करना पड़ेगा तभी हम उस मरीज को एडमिट करेंगे, ठीक है। तो जो रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है, अब उसकी वजह से जो है वो जो मरीज की जान, हॉस्पिटल का काम क्या है, मरीज की जान बचाना, उस पर फर्क पड़ रहा है। अगर वो इनफॉर्मली काम करते कि पहले एडमिट करके इलाज चालू कर देते, रूल्स में लिखा है ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर वो कर देते और पेपर वर्क थोड़ा बाद में होता रहता, तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी थी हॉस्पिटल की वो बढ़ जाती, ठीक है। मगर अब डिले होगा सब कुछ पेपर वर्क के चक्कर में। अब बाकी लोगों ने और ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहा है कि मार्क्सिस्ट जो होते हैं उन्होंने कहा जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो सरकारी ऑफिस की बात चल रही है यहाँ पर, स्टेट या फिर स्टेट बैक्ड पॉलिटिकल ऑफिस, स्टेट ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट शो कर रही होती है ना, और उनका स्ट्रक्चर और उन पर जो इन्फ्लुएंस होता है वो कैपिटलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। जो कैपिटलिस्ट लोग हैं सोसाइटी के, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है सोसाइटी का, वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जबकि मर्टन ने अपनी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में कहा था कि ब्यूरोक्रेसी के कुछ डिसफंक्शनल एस्पेक्ट भी होते हैं। ये इन्होंने फंक्शनल और डिसफंक्शनल एस्पेक्ट बताए थे हर चीज़ के, उसमें एक ब्यूरोक्रेसी भी थी। अब क्या होता है कि जब रूल्स एंड प्रोसीजर्स पे ओवर इम्फेसाइज कर दिया जाता है तो उससे क्या होगा, सिस्टम में रिजिडिटी आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और गोल डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाएगा। यानी कि जैसे आज ये रहा हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल मैं देख रहा था कि जो मेन जो गोल है उसके बजाय, ठीक है, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगेगा। जैसे कि हॉस्पिटल में क्या है, मरते हुए इंसान को बचाने के बजाय फोकस किस पे चला गया, पेपर वर्क पे। कोई इंसान गया है, मर रहा है, एक्सीडेंट हुआ है उसका, मगर हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नहीं नहीं, पहले आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे 3-4 फॉर्म, उसके बाद ही हम इलाज करेंगे। तो सारा फोकस, हॉस्पिटल का मेन फोकस क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, इंसान को बचाने के लिए, उसी से उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। मगर उन्होंने सारा फोकस लगा दिया पेपर वर्क पे, ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट किया। तो ये एक डिसफंक्शनल एस्पेक्ट है ब्यूरोक्रेसी का। अब रॉबर्टो मिशेल ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज वर्क में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची कहा था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्ची की तरह है, जैसे इसको हमने पुराने वीडियोस में पढ़ लिया था। वो कैसे कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, पावर जो होती है वो कुछ लोगों के पास कंसंट्रेटेड हो जाती है, और वही तो ओलिगार्ची के को कहते हैं, है ना, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो नहीं अटेन की जा सकती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में।
अगर वहाँ पर पावर कुछ ही लोगों के हाथ में है। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची यही तो था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो शुरू में उसमें अंदर डेमोक्रेटिक ट्रेड्स थे, मगर फाइनली क्या होगा कि जो पावर है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो फ्यू हैंड्स में इकट्ठा रह जाएगी, और जो उस ऑर्गेनाइजेशन में ओलिगार्किक ट्रेड डेवलप हो जाएंगे, ओलिगार्ची डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में तो होता ही है कि कुछ लोगों के पास ही पावर होती है, ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। फाइनली शुरू में तो कहते हैं कि लोगों के पास पावर है, हमारे पास नहीं, हम तो रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, वो लोग भी क्या फ़ायदा हो, मगर फाइनली क्या होता है अंदर खाने वो कुछ लोगों के पास पावर इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, और वह ओलिगार्किक फॉर्म ले लेता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लंबी हो गई है ये वीडियो। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि मैं क्या इंप्रूव करूँ अपने टीचिंग मेथड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे मैंने लिंक में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको जाके आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।